हेलो फ्रेंड्स, रे लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे एनपीएस के बारे में। एनपीएस रेल से जुड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन इसी के अकॉर्डिंग मिलती है। एनपीएस के अकॉर्डिंग जितना पैसा आपका एनपीएस में जमा होता है उसी हिसाब से आपकी पेंशन बनती है। तो एनपीएस कब लॉन्च हुई और क्या इसका काम है और कितना पैसा एनपीएस में करता है और मेरा कितना पैसा एनपीएस में करता है और जो कब आपका इससे फॉर्म भरवाया जाता है एनपीएस का, और एनपीएस क्या अनिवार्य है भरना या आप इसको नहीं भर सकते हैं, तो पूरी डिटेल्स इस पे बताऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो ये सभी के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकता है। और आप कोई भी सिटीजन जिसकी एज एज क्राइटेरिया मैं भी बता दूंगा क्या एज है। तो ये फॉर्म आपको ज्वाइनिंग के वक्त भरवाया जाता है, यानी जब आप ज्वाइनिंग करते हैं उस वक्त आपसे ये फॉर्म भरवाया जाता है। आपसे इसका आपका नाम, पर्सनल डिटेल्स, आपका आइडेंटिटी और जो आपका पूरा फुल एड्रेस, पैन कार्ड, तो सभी कुछ इसमें मांगा जाता है। ये तो खाली एक फॉर्म, पहला फॉर्म है। ऐसी ऐसी 5 पन्ने होते हैं इसमें बड़े बड़े, तो इसको अच्छे से भर के आपको देना पड़ता है। तो जॉइनिंग के वक्त आपको दिया जाता है। और जो जॉइनिंग के वक्त आपके फॉर्म में भी है और जॉइनिंग लेटर में भी ये चीज़ आपको भेजी जाती है। तो मेरे को ये चीज़ भेजी गई थी एनपीएस फॉर्म, तो इसको भर के मैंने दे दिया था। तो इसके बाद आप लोग का एक इसको भर के आपका एक सब्सक्रिप्शन नंबर मिलता है आपको, जिसको प्रान नंबर कहते हैं। वो नंबर आपको मिल जाता है, यानी कि अकाउंट नंबर टाइप का एनपीएस का अकाउंट मिल जाता है, जिसमें आपकी जो पैसा जो करता है वो इसी अकाउंट में जाता है। और बाद में आप जब रिटायरमेंट होते हैं तो उसी अकाउंट से आपका पैसा मिलता है आपको। तो प्रान नंबर होता है, इसमें पैसा सैलरी से ही करता है, मतलब आप ऑटोमेटिकली कट जाता है सैलरी से, आपको कहीं जाके जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली इसमें कट जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है एनपीएस। तो जो न्यू पेंशन स्कीम है वो 2004 को लॉन्च करी थी, 1 जनवरी 2004 से लॉन्च हुई थी। तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के शुरू गई थी, लेकिन 2009 में इसके लिए सभी के लिए खुला गया, हर कैटेगरी के लिए इसमें खोल दिया गया था। तो आप इसमें जो इकट्ठा जो आपकी जो जो पेमेंट इकट्ठा होती है, राशि इकट्ठा होती है, आप इसमें से उसको निकाल सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। और बची हुई राशि जो एक मुश्त, मतलब कुछ राशि आप निकाल सकते हैं, बची हुई राशि को आप जो होता है अपनी सैलरी के लिए, सैलरी के बाद अपनी पेंशन बना सकते हैं। तो आपको यानी किस्तों में पेंशन मिलती है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका पैसा आपको किस्तों में मिलता है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। तो आप लोग कितने लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो हम लोग जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी खोल सकते हैं इसको। अब तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेटों में भी ये लॉन्च हो गई है। और प्राइवेट क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी, और आम नागरिक भी खोल सकता है कोई भी इसको जो अपनी पेंशन चाहता है। तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम लोग खाता खुलवाते हैं कोई स्कीम, जैसे पीपीएफ अकाउंट होता है या कोई एफडी कराते हैं, तो इसी तरीके से ये भी एक स्कीम है। तो आप एनपीएस स्कीम ले सकते हैं किसी भी बैंक से। तो इस योजना में कौन कौन शामिल हो सकता है, तो इसमें भारतीय और कोई नॉन रेजिडेंट भी इसमें शामिल स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो 18 से 60 साल की एज होनी चाहिए और केवाईसी आप लोग करवा सकते हैं अपनी। और एनआरआई भी इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और खाते, इसमें 2 खाते होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। तो टीयर 1 जो होता है वो हम लोगों के लिए अनिवार्य होता है, टीयर 1, और टीयर 2 ऑप्शनल होता है, आप करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते हैं। टीयर 2 फॉर्म भर भी सकते हैं एनपीएस का, नहीं भी भर सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें टीयर 2 में पैसा डालते हैं और पैसा आप निकाल भी सकते हैं। तो लेकिन टीयर 1 का ये है कि आप रिटायरमेंट के बाद ही इससे पैसा निकाल सकते हैं टीयर 1 में, और उसके बाद आपका पैसा निकलता है। तो एनपीएस में जो फ़ायदे मिलते हैं उसमें ये है कि आपकी जो भुगतान की जो छूट सीमा है उसको 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया। तो जब आप निकालते हैं इसमें विड्रॉल करते हैं, और पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ये पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, यानी गवर्नमेंट द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट बॉडी, यानी कहीं पैसा आपका भाग भाग जाएगा इसमें से, ऐसा नहीं है। तो सरकार ने अपना जो इसमें जो लिमिटेशन है बढ़ाने की, यानी आप आपसे सरकार 10%, आपका कंट्रीब्यूशन इसमें 10% होता है, यानी आप 10% इसमें जमा करते हो अपने एनपीएस अकाउंट में, और 14% गवर्नमेंट अपना जमा करती है। तो अभी बता दूंगा कितना पैसा जमा हो जाता है, और कुछ छूट मिलती है आपको एटीसी के तहत इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो देख लेते हैं कितना पैसा आप कटता है इसमें एनपीएस। तो एनपीएस में जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है 14% है, और एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% है। अभी 10% और 14% किस चीज़ में कंट्रीब्यूट किसके बेसिस पे होता है तो मैं बता देता हूँ। तो आपका जो बेसिक पे है और प्लस आपका जो डीए है उसका 10% और 14% कैलकुलेट होता है। तो ये कितना बनता है एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप नए जॉइनर हैं, नई जॉइनिंग करेंगे तो 18,000 आपका बेसिक हो जाएगा, प्लस उसका जो आप 17% निकालेंगे तो 3,060 रुपये आपका डीए हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा ये आपका 2,000 नहीं 2,160 रुपये हो जाएगा, सॉरी 2,160 रुपये हो जाएगा। तो 2,160 रुपये का जब आप 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 2,106 रुपये हो जाएगा। तो ये तो आपका कंट्रीब्यूशन है, आप 2,106 रुपये जमा करोगे इस अकाउंट में एनपीएस में। और गवर्नमेंट इस पर कितना जमा करेगी फिर से देख लेते हैं। बेसिक आपका 18,000 है और डी आपका हो जाएगा उसमें से 3,060 रुपये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2,160 रुपये हो गया। तो 2,160 रुपये का आप जब 14% निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2,948.4 रुपये, इतना निकल के आ जाएगा 2,948.4 आ जाएगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे उसके साथ अपने कंट्रीब्यूशन के साथ जोड़ेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका और यानी एम्प्लॉयज़ का और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन टोटल मिला के हो जाएगा 5,054 रुपये हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो इतना हर महीने आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा 5,054 रुपये। तो इतना रुपया हर महीने आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। तो ये पूरा साल भर चलते रहता है, जब तक आपकी क्या कहते हैं जॉब चलेगी तब तक ये पैसा जमा होते रहेगा। जैसे जैसे आपका बेसिक और डीए बढ़ता रहेगा वैसे आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता रहेगा। तो आप मान सकते हैं कि एक महीने में आप अगर 5,000 रुपये कटाते हैं तो एवरेज एक साल का आपका 60,000 के आसपास हो गया। तो बढ़ता रहता है जैसे आपका जैसा बढ़ता रहेगा आपका डी और बेसिक बढ़ता रहेगा उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा। तो उसी का पैसा आपको लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पर आप कुछ पार्ट इसका निकाल सकते हैं, कुछ फ़ीसदी और बाकी फ़ीसदी जो पैसा होता है उसके आप पेंशन बना सकते हैं, वो आपको पेंशन के तौर पे मिलता रहेगा। तो रेल यूनियन इसका विरोध करती है क्योंकि रेल यूनियन ओल्ड पेंशन स्कीम को अच्छा मानती है। जो पहले जो पेंशन स्कीम चलती थी इससे पहले, जिसमें एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो वो अच्छी खासी पेंशन बन जाती थी। लेकिन इसमें पे है कि पेंशन बहुत कम बनती है। तो गवर्नमेंट का ये एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा लो पॉइंट है सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लगी हुई है अभी यूनियन, देखो क्या होता है। तो इसका पूरा विरोध कर रही है एनपीएस का, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इसका कुछ हो पाएगा, ये लागू रहेगी। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेरा कितना करता है। तो मेरा जो टोटल करता है वो 5,195 रुपये करता है, यानी हर महीने इतना रुपये मेरे को मतलब जमा होता है मेरे प्राण अकाउंट में। तो एक मैसेज आ जाता है जब भी जमा होता है, तो सैलरी के बाद ही जमा होता है। जैसे सैलरी लास्ट में आती है मंथ के, तो ये अगले मंथ 6 या 7 तारीख तक जमा हो जाता है। तो इसका भी मैसेज आ जाता है जैसे ही इसमें पैसा जमा होता है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरीके से मैसेज आता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लिखा हुआ आता है, यूनिट्स अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन अप्रैल 2021 ऑफ ₹5115 5,195 क्रेडिट टू ईयर प्रान। तो ये प्रान नंबर इस तरीके से होता है, प्रान नंबर पूरा एक नंबर होता है और एट NAV। तो इस डेट में देखो जमा हो गया है, तो मई का पैसा जमा हो गया है। तो इस तरीके से मैसेज आ जाता है आपके उसमें जब भी ये जब जमा होता है। तो देखते हैं इसमें कितना पैसा जमा होता है रिटायरमेंट तक। तो जैसे आपका पद चेंज होता है या आपका बाई चांस आप इसमें रेल को बाई चांस छोड़ के जाते हैं तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाके इसी का पैसा इसमें कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं। यानी आपका ये पैसा लैप्स नहीं होता है, कंटिन्यू चलता रहता है इसमें पैसा। तो आप वहाँ भी ये नंबर दे सकते हैं NPS नंबर। तो या डिपार्टमेंट चेंज करने पर जैसे आपका प्रमोशन होता है तो इसमें कंट्रीब्यूशन और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से रेल में ये सब चीज़ें होती हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसी के तहत आप लोग को पेंशन बनती है। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे, और आप लोग तैयारी करते रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कम से कम एक ग्रुप मेंबर को तो अपने शेयर करिए। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रिपरेशन वीडियो पे।